नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। सुचारू वोटिंग के लिए करीब 1,13,000 मतदान केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मैदान में कई दिग्गज। चुनावी हिंसा के मद्देनजर अंतिम चरण के मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 9 लोकसभा सीटों पर अर्धसैनिक बलों की 700 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती। तमिलनाडु में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी कल होगा मतदान। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में गहराया जल संकट। केंद्र ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु को जारी की सूखे की एडवाइजरी। पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह। देश के 91 जलाशयों में कुल क्षमता का सिर्फ 22% पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का करेंगे दर्शन। 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज केदारनाथ में पूजा अर्चना। केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनारायण से लेंगे आशीष। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौथी केदारनाथ यात्रा। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और शांति के दूत भगवान बुद्ध के संदेश से मिलती रहेगी प्रेरणा। और खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों के 59 लोकसभा सीटों पर कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान को सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए करीब 1,13,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस दौर में 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता 918 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो रविवार 19 मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में जो सियासी दिग्गज और चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में हैं, उनमें सबसे पहले वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। वहीं अमृतसर की बात करें तो यहां से हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। बिहार के पाटलिपुत्र सीट से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और बिहार के ही आरा सीट से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैं। वहीं बिहार की बक्सर सीट से अश्विनी कुमार चौबे चुनावी मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश का रुख करें तो गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा हैं, जबकि पंजाब की बठिंडा सीट से हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की उम्मीदवार हैं। बिहार के सासाराम से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दुमका से इस बार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर सीट से मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चंदौली सीट से चुनाव मैदान में हैं।
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर पटियाला सीट से चुनावी मैदान में हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र चंद्र कुमार बोस कोलकाता दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से, और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और अभिनेता सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सीट से चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस से। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग की कोशिश इस चरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की है। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड एथिकल पार्टिसिपेशन पे, जिसको हम लोगों ने स्वीप कहते हैं, व्यापक रूप से इसको अभियान चलाया। स्कूल कॉलेजेसों में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बने, चुनाव पाठशालाएं बने, और जितनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हो और हमारी एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स गाइड्स, वॉलंटियर एजेंसीज, तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया है। हर एक पोलिंग बूथ तक हमारी बात पहुँचे। तो ये एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप, जितने प्रत्याशी है, पार्टी है, वो भी अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों से वोट लेने के लिए वो अपने तरफ से अभियान चलाते हैं। जो हम लोगों को जो कंसर्न है, सपोज अभी तक केवल 60% लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारा कंसर्न है कि जो 40% लोग जो रह जा रहे हैं, हमारा कंसर्न है कि हर एक मतदाता इसमें प्रतिभाग करे। तो आइए हम रुक कर लेते हैं हमारे सभी संवाददाता का। चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए वाराणसी से मेरे साथ कृति मिश्रा जुड़ रही हैं, और कोलकाता से अनु दीवान जुड़ रही हैं, और पटना में मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे हम कृति, और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि अभी हमने पीसी में भी सुना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता पहुँचे, ये कोशिश है चुनाव आयोग की, किस तरह की तैयारी देख रही हैं? जी हाँ अभिलाषा, देखिए आखिरी चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स बनाई गई हैं। इसके साथ साथ स्वीप प्रोग्राम के तहत इलेक्शन कमीशन ने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिससे वोटर जागरूकता और बढ़े और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। इसके साथ ही जो सिटीजन ग्रुप्स हैं, जितनी भी एनजीओज हैं, वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम्स। जैसा कि आज वाराणसी में काफ़ी बड़ी हैकाथॉन और वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर सभी बाहर निकले और लोगों को प्रेरित किया कि वो बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस में कई तरह के जिंगल्स हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और साथ ही जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं, जैसे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई है। कहा है कि अगर आप वोट देकर आएंगे तो आपको 10 से 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो तैयारियां पूरी हैं, और अब 19 मई को 160 उम्मीदवारों से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। जी बिल्कुल, कृति बनी रही है हमारे साथ। पटना से अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरी चरण है ये, काफ़ी कुछ इस चरण में दारोमदार है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, वोटर्स टर्नआउट बढ़े, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं बिहार में? देखिए, वोटर टर्नआउट्स की बात जहां तक है तो अभिलाषा मैं बताऊं कि बिहार काफ़ी इस मामले में अवेयर रहा है, और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कभी ज़्यादा प्रयास करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। फिर भी जिस तरीके से औपचारिक काम करती है चुनाव आयोग, उस हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें कि भयमुक्त होकर लोग वोटर पहुंच सके मतदान केंद्र पे, इसके लिए जो चुनाव आयोग ने सूचनाएं दी है, उसके मुताबिक तकरीबन 81,000 से ज्यादा पुलिस बलों को लगाया गया है, जिसमें कि पेट्रोलिंग बल भी शामिल है, अर्धसैनिक बल भी शामिल है, जिला पुलिस भी शामिल है। तो वे सारी जगह पे घूम रहे हैं और लोगों को इस बात का भरोसा हो रहा है कि कोई ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा मैं ये बताऊं कि तकरीबन
14 विधानसभा ऐसे हैं जहां से 7 से 4 बजे तक ही सिर्फ मतदान होगा। ये इन इलाकों में कहा जाता है कि थोड़े से नक्सल प्रभावित है, इसलिए इन जगहों पे 7 से 4 बजे तक। लेकिन और जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं या लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उन सभी जगहों पे 7 से 6 बजे तक मतदान होगा। जहां तक देखिए, अगर मतदान केंद्रों की बात कहें तो तकरीबन 5000 वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं, जिसपे की ज्यादा व्यवस्था की गई है ताकि वहां पे कोई गड़बड़ी न फैलाई जाए। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहें तो उस हिसाब से 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं यहाँ पे, और उन 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 157 जो है उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से 8 उम्मीदवारों को चुनना है जो सांसद बनकर जाएंगे। इसमें 20 महिला उम्मीदवार भी खड़ी हैं, और महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ऐसे मतदाता के रूप में कम है। लेकिन जो बिहार में अभी तक वोटर टर्नआउट देखा गया है कि महिलाएं बड़ी संख्या में, पुरुषों से भी ज्यादा बड़ी संख्या में निकलकर मतदान केंद्रों पे आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्वतः एक जागरूक प्रदेश है, और स्वतः जागरूक प्रदेश में कोई ऐसा करने की हमको नहीं दिखती जहां की लोगों को लगे कि हाँ जी, उनको बोला जाए कि आप मतदान केंद्र पे आइए। जिस तरह के मुद्दे यहाँ हैं, जिस तरह का माहौल यहाँ है, उस माहौल में सभी प्रत्याशी, सभी मतदाता, सभी सामाजिक समूह अपने अपने हिसाब से सक्रिय है। एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल, पॉलिटिकल माहौल है, जिसमें कि एनडीए और जो महागठबंधन है अपने अपने लोगों को स्वतः स्फूर्त ढंग से मतदान केंद्रों पे ला जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनको उत्साहित भी कर रहे हैं। अभिलाषा। बिल्कुल अखिलेश जी, तो जैसा कि आपने बताया काफ़ी तैयारियां हैं वहां पर, और ख़ास तौर पे जो संवेदनशील बूथ हैं उसके लिए खास तैयारी है। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पिछले चरणों में हुई हिंसा की घटनाओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अंतिम चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करने का फैसला किया है। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की 710 कंपनियां तैनात की गई हैं, और आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। और इससे पहले आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा पर सख्त रुख अख्तियार किया था, और आयोग ने कार्रवाई करते हुए एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करके केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दिया, जबकि राज्य के प्रधान गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य को भी हटाया गया है। पिछले चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की 713 कंपनियां और कुल 71,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। फिर भी मतदान के दौरान कई जगहों पर चुनावी हिंसा देखी गई। आइए कोलकाता का रुख कर लेते हैं। अनु, मेरी सहयोगी वहां पर हमारे साथ बनी हुई हैं। अनु, लगातार सभी चरणों में हिंसा देखने को मिला, लेकिन अब वो सभी कदम उठाए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, तो ये उम्मीद करें कि इस बार शांतिपूर्ण हो पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव। बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरह से पहले 6 चरणों में हमने हिंसा का माहौल देखा है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है, और ये एश्योर किया है कि इस बार 100% सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा, जिसके तहत सेंट्रल फोर्सेस की 710 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सभी पोलिंग बूथ के ऊपर क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स का इंतजाम किया गया है, और उन क्रिटिकल बूथ को एनालाइज किया गया है जहां पे हिंसा का माहौल बन सकता है। चुनाव आयोग ने ये कहा जरूर है कि उसकी पूरी तैयारी है, लेकिन हम पहले 6 चरणों में देखते आए हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पे तनावपूर्वक रहा है। लेकिन अब ये आखिरी चरण है और थोड़ा सा अर्बन बेल्ट में भी आता है, तो थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल की जनता भी आज भी वही मांग कर रही है कि उनको भी शांतिपूर्ण चुनाव चाहिए, जिसके लिए वो बिना डर के अपने घर से बाहर निकलकर वोट करे। ये पूरी तैयारी जो है चुनाव आयोग करता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल बनता गया तो उसकी तैयारी जो थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन अब आखिरी चरण है, आखिरी की 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर सभी ये नजरें गड़ाए बैठे हैं कि क्या इस बार इस आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल के लोगों को शांतिपूर्ण चुनाव देखने को मिलेगा, क्या वो अपने घर से बिना डरे घर से बाहर निकल के मतदान कर पाएंगे। अभिलाषा, एक चीज और, क्योंकि अभी हमने 6वें चरण में देखा था 12 मई को जहां पे वोटिंग हुई थी, उसमें से एक बंकुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पे चुनाव आयोग के ऑर्डर्स के मुताबिक उसके एक पोलिंग बूथ पर दोबारा से रीपोलिंग का भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वही पोलिंग बूथ है जहां पर हिंसा हुई थी। इसको देखते हुए अब यानी ये है कि क्योंकि वहां पे हिंसा हुई थी तो चुनाव आयोग ने
एक बार दोबारा से रीपोलिंग के लिए 19 मई की ही तारीख रखी है। समय भी वही है, सुबह 7 से 6 बजे तक। लेकिन अब ये है कि क्या यहाँ पे जो सियासी सरगर्मी है आपस में राजनीतिक दलों के बीच में, क्या वो कम होती है? लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर पाते हैं कि नहीं? अगर चुनाव आयोग की तैयारी की बात करें तो फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी कैमरास, क्विक रिस्पांस टीम, साथ में सेंट्रल फोर्स की 710 कंपनियों की तैनाती हर पोलिंग बूथ पर पूरी निगरानी के साथ चुनाव आयोग करके अपनी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल। तो आखिरी चरण में ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी बड़ी तैयारी की जा रही है उससे शांतिपूर्ण मतदान हो 9 सीटों पर। नवविक्रम हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। नवविक्रम, मध्य प्रदेश में तो गर्मी बहुत है, लेकिन तब भी सभी मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों तक, क्या कुछ तैयारी देख रहे हैं आप? अभिलाषा, बिल्कुल यहाँ जिस तरीके से मौसम रहता है, अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में मत प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जो मतदाता आते हैं उन्हें सारी सहूलियत मुहैया कराने की शामियाने लगाए गए हैं, साथ ही पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है जिससे जो मतदाता मतदान करने आए वो परेशान ना हो। इस बार कोशिश है कि हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ उस समय जो मत प्रतिशत रहा था कम से कम वो मत प्रतिशत बरकरार रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने काफ़ी कोशिशें की हैं। साथ ही जो पोलिंग पार्टियाँ आज यहाँ इंदौर में नेहरू स्टेडियम से रवाना की जाएंगी आसपास के इलाकों में, उनको भी खास सहूलियत देने की कोशिश की गई है कि गर्मी की मार उन लोगों पर ना पड़े। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए तो खास इंतजाम किए हैं। साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर भी अर्धसैनिक बलों समेत यहाँ की जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसके जवानों की तैनाती की गई है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। जी अभिलाषा। बिल्कुल नवविक्रम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अखिलेश, आपका भी शुक्रिया बिहार की जानकारी देने के लिए। अनु, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए, पश्चिम बंगाल की जानकारी देने के लिए शुक्रिया। कृति हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई थी। कृति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी चुनावी तैयारियों से जुड़ी हुई हमें देने के लिए। तो रविवार को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के साथ तमिलनाडु में 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सोरूर, अरवाकुरिची, ओट्टापिदारम और तिरुप्पारन कुंद्रम विधानसभा सीटें शामिल हैं। विधानसभा की इन 4 सीटों पर कुल 63 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं और यहाँ मुख्य मुकाबला AIADMK और DMK के बीच है। निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 18 अप्रैल को ही हो चुका है। ये उपचुनाव तमिलनाडु के राजनीति के लिए काफ़ी अहम है। 234 सदस्य विधानसभा में स्पीकर को मिलाकर AIADMK के पास 113 विधायक हैं। सदन में बहुमत के लिए 117 सदस्यों को समर्थन होना जरूरी है। वहीं विपक्षी दल DMK और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 97 है, जबकि DMK कांग्रेस के सहयोगी IUML के पास 1 विधायक है। बनारस की सुबह और बनारस के घाट विश्व भर में आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन इस बार चुनावी फिजा में भी ने इन घाटों को चुनावी रंगों से सराबोर कर दिया है। आइए देखते हैं चुनावी सीजन में बनारस के घाटों का रंग। सुबह बनारस, जिसका दीदार करने देश विदेश से लोग मंदिरों की नगरी बनारस का रुख करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर वाराणसी अपनी निराली छटा के लिए विश्व विख्यात है। काशी के घाट आज भी आध्यात्म, योग, धर्म और दर्शन से ओतप्रोत हैं। बनारस की गंगा आरती दशकों से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को सम्मोहित करती है। लेकिन इस बार गंगा के इन घाटों ने खुद को चुनावी रंग से सराबोर कर लिया है। यहाँ मुद्दे बनते हैं, बिगड़ते हैं और जीत हार का फैसला भी तय होता है। इस बार चुनावों में गंगा की सफाई और घाटों का सौंदर्यीकरण भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। आपके घाटों में यह फर्क है कि पहले जो है जिस जगह पाई है वहाँ पर कूड़ों का ढेर था और आज है वहाँ पर करके सैर सपाटा लोग कर रहे हैं। तस्वीर अब बदल चुकी है। वाराणसी के सभी घाटों पर अब साफ सफाई नजर आती है। नावों के साथ ही लग्जरी क्रूज के जरिए अब घाटों का लुत्फ उठाया जा सकता है।
वाराणसी में क्रूज जहाजों के चलन से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा फर्क आया है। प्राचीन नगर है ये, तो इसका जो इस पे बहुत ही देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे लोगों को आस्था का विषय है, तो उसमें भी तो वैसे इसको बढ़ाने के लिए जैसे सुरक्षा व्यवस्था और इन सब चीज़ों का मायने मद्देनजर रखते हुए इनको बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अब भी लोगों की मांग घाटों पर सुरक्षा चाक चौबंद करने और बाढ़ नियंत्रण उपायों को लेकर कायम है। हम लोग किनारे नगवा क्षेत्र में रहते हैं, सामने घाट, तो हम लोग के मकान डूब जाते हैं, हम लोग फर्नीचर बनवाते हैं, लाखों लाख रुपया हम लोग का बर्बाद हो जाता है। तो जब गहराई बढ़ेगी तो पानी को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति बढ़ेगी, तो हमारे किनारे का घर सुरक्षित बचेगा और हम लोग भी सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। तो बहुत साफ सफाई हो गया है और पिछले कई सालों से एकदम रोड से लेके यहाँ की हर व्यवस्था, रोड है, लाइट है, बिजली है, पानी है, सारा व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। घाटों में क्या? घाटों में तो रहता, आप लोग देख ही रही है, सारे लोग बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पहले इतना भीड़ नहीं होता था, पहले क्या था, ये सब पे माटी जमा हुआ करता था। अब है, अब एकदम पूरी घाट चमकता है, पूरी घाट LED लाइट से जगमग कहती है। वाराणसी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से है। इन चुनावों में हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण इसकी महत्ता और इससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि काशी या बनारस संस्कृति से भी पुराना है, इतिहास से भी पुराना है। इसीलिए शहर और घाटों को आधुनिक करना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ की खुशबू को सहेज के रखना भी बेहद अहम है। वाराणसी से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। साथ ही केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कामों का निरीक्षण करने के लिए केदारनाथ स्थित एक गुफा में ध्यान भी लगाएंगे और रात्रि विश्राम भी वो केदारनाथ में कर सकते हैं। अगले दिन यानी रविवार को वो बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करेंगे और दोपहर बाद दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी 3 बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017 और 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ पहुंचे थे। इस दौरान 2 बार उन्होंने धाम में जनता को संबोधित भी किया था, जबकि तीसरी बार पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। पुलवामा में अवंतीपुरा के पंजगाम गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकवादियों ने पंजगाम में ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इससे पहले गुरुवार को भी पुलवामा में ही सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 जैश आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाली चुनिंदा नौसेनाओं में भारत भी शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना के पोत कोच्चि और चेन्नई में पश्चिमी समुद्र तट पर ये परीक्षण किया है और इन दोनों युद्धपोतों से दागी गई मिसाइलों को परस्पर सहयोग के जरिए एक ही युद्धपोत से नियंत्रित किया गया और अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना लगाया गया। नौसेना ने यह परीक्षण DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। देश के कई बांधों में जल स्तर में गिरावट पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके मुताबिक इन राज्यों को सोच समझकर पानी खर्च करने को कहा गया है। बांधों का स्तर 10 साल के औसत स्तर से 20% नीचे आने पर राज्यों को ये एडवाइजरी जारी की गई है। राज्यों के अंतर्गत जो बांध आते हैं, उन बांधों में जब तक पर्याप्त पानी नहीं आ जाता, तब तक इन राज्यों से इनका इस्तेमाल केवल पीने के पानी के लिए करने को कहा गया है।
केंद्रीय जल आयोग देश के 91 जलाशयों की देखरेख करता है और गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इन जलाशयों में 35.99 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी BCM जल है और ये इनकी कुल क्षमता का 22% है। ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है। ऑस्ट्रेलिया में मतदान को लेकर सबसे खास बात यह है कि यहाँ मतदान अनिवार्य नियम है। इस बार का चुनाव मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते एक दशक में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति अस्थिर रही है। चुनाव में एक ओर जहां सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, वहीं विपक्षी दल लेबर पार्टी को भी विश्वास है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इसी दिन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। बौद्ध धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है जिसकी सारी शिक्षाएं आत्मा की शुद्धता से जुड़ी हैं। करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जिस विचार और दर्शन का उपदेश दिया वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया के अनेक देशों में उसका प्रचार प्रसार हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में निहित अहिंसा, शांति, करुणा और सेवा के जीवन मूल्यों ने संपूर्ण मानव इतिहास और सभ्यताओं पर बहुत प्रभाव डाला है। वर्तमान में ये शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन का अनुकरण करें। उनके द्वारा दिखाए अष्टांग मार्ग का पालन कर हम जीवन और समुदाय के संघर्षों से मुक्ति पा सकते हैं। उनका दिखाया मध्य मार्ग समाज में व्याप्त कट्टरता का निवारण कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और शांति के दूत भगवान बुद्ध के महान संदेश देशवासियों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।